अगर हम लोग उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे अपना लाइफ के साथ, तो हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे, हाँ कि नहीं? आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, यस। बैडमिंटन में पता है कि आपको ऐसे शॉट मारना है, ऐसे शॉट मारना है, ऐसे क्रिकेट में मारना है। लेकिन जब तक मैं शॉट्स को प्रैक्टिस नहीं करूंगा, वो अपना मेटा कॉन्शियस में नहीं लाऊंगा, वो मेरे लिए यूजलेस है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस पॉइंट? आपको यस मैं सर। जितना भी कर लूं, मैं फुटबॉल क्रिकेट खेलने का जितना भी थ्योरी देख लो, टीवी में देख लो और ये कर लो, जब तक मैं फील्ड में जाके वो शॉट्स को प्रैक्टिस करके अपना मेटा कॉन्शियस में अपना अंदर से ऑब्जर्व नहीं करूंगा, वो कुछ काम नहीं होगा। सेम वे एनएलपी आपका लाइफ में, आप यू कैन लाइक विन ए डिबेट कि हाँ मुझे ये टेक्निक पता, वो टेक्निक पता है, बट अवर रियल लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इफ यू आर डूइंग बिल्कुल। एनएलपी, बट आपका रियल लाइफ में वो चेंजेस दिखना चाहिए कि हाँ अभी इस जगह से वो चीजें। कितने लोगों को अभी अपने आसपास के लोग बोले कि तुम्हारा बिहेवियर में थोड़ा चेंज होना दिख रहा है, दे नोटिस दैट थिंग। पहला चीज वो होना चाहिए कि आपका जो सराउंडिंग में आपका बिहेवियरल चेंज देखेंगे। क्योंकि बिहेवियर चेंज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम पढ़े थे कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है? व्हाट इज द कोपिंग मैकेनिज्म? अरे भाई, इसमें तो सबको मिला। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है? कोई भी चीज को आप मत भूलिए। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब है आपका लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन आर हैपनिंग टू यू। वो जो 5 फ्रेम्स ही है कोपिंग मैकेनिज्म। डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग टू यू। आपको कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, आपका लॉटरी उठ गया, आपको कोई गाली दे रहा है, आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिट हो गया, आपका बिजनेस लॉस हो गया, आपको घर में प्रॉब्लम हो गया। दीज आर द थिंग हैपनिंग टू अस ईच मोमेंट, ये सुनो। ओके, तो व्हाट इज कोपिंग मैकेनिज्म? कोपिंग मैकेनिज्म हाउ वी आर डील इट। डीलिंग विद दिस थिंग। तो हम लोग नॉर्मली 5 फ्रेम्स में लोग उसको डील करते हैं। पहला फ्रेम क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम इज लाइक यू ऑलवेज फाइंड ए रीजन फॉर सम थिंग्स। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि अरे मैं फेल हो गया, अरे मैं फेल हो गया, तब मेरे पापा का ना तबीयत खराब हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में ना जाके ना मुझे जाके ये करना पड़ रहा था, इसके लिए मैं फेल हो गया। ओके, मैं फेल हो गया, अरे मैं फेल हो गया क्योंकि मेरे साथ जो पार्टनर लोग ना, वो लोग धोखा दे दिया, नहीं तो मैं और कहीं होता। मैं फेल हो गया, अरे यार उस लड़की को ना मैं इतना भरोसा किया, उसके लिए आज मेरा लाइफ में कंडीशन हो गया कि मैं इतना लाइफ में फेल हो गया। तो दिस इज वन फ्रेम, दिस इज वन कोपिंग मैकेनिज्म विथ डील आवर लाइफ। ये सर नो? आपको बहुत लोग ऐसे देखते हो जो इस टाइप का चीजें आपको नजर में आता होगा। हर चीज से पहले अरे भाई तुम क्यों प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, बिजनेस प्लान पहले क्यों नहीं आ रहे हो? अरे सर मेरा ड्यूटी टाइम ऐसा है ना कि यहाँ से यहाँ है, इसके बाद ना मैं सो जाता हूँ, मेरा काम बहुत टफ है। दे ऑलवेज हैव सम कॉज एंड इफेक्ट में एक कॉज को लेके आ जाएंगे। क्लियर? तो आप लोग अभी इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो आपका सराउंडिंग में जब हो रहा है तो? या कोई ना कोई आपको कंटिन्यूअसली बात करता होगा, आप यस, सुनते ब्लेम होंगे। फ्रेंड बात करते हैं। आप ब्लाइंड फेम में होगा, आप सुनते होंगे। आज के डेट में आपको कभी एग्जैक्टली मतलब वो रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी क्या ना डिलीट करते रहता है। लेकिन आज स्टडी के बाद जब भी कुछ बोलेगा ना कोई, तो पहला बता आइडेंटिफाई करो। जो बंदा जितना कॉज एंड इफेक्ट में रहेगा, वो बंदा इतना फेल्यूर में रहेगा लाइफ में। उसे लाइफ देख लो, जो भी जितने भी मान के चलो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, कभी उनको पूछो कि भाई तेरा लाइफ में तुम कुछ बेटर क्यों करना है। हाँ, एक चीज अनाउंस कर दे रहा हूँ, आज कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो 8 के बाद, क्योंकि हम लोग का थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। तो हम लोग 8 बजे तो कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर वो कर सकते हैं, जिसका जो क्वेश्चन है पूछ के करें, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो आप जितने भी लोग देखोगे कि मतलब दे आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ, आप जाके उनको बात करो, आप उनको बताएंगे ओ कि मेरे लाइफ में ये चीजें हुआ है, ये चीजें मैं नहीं कर पा। 99.9% कभी भी अपना चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आई डिड द मिस्टेक देयर, मैंने उसमें गलती किया, मेरा गलती था, मैं अपने आप को थोड़ा उस टाइम में काम नहीं कर पाया। 99% नहीं बोलेंगे। और किसी को भी मतलब कि बात सुनना है, सच बात, तो ध्यान देना, वो बात करते करते जब बट आएगा, बट के बाद जो बोलेगा वो सच बोलता है। इसके बाद जैसे कि सपोज आपको कोई कुछ बात मांग रहा है, कोई डिमांड कर रहे हैं,
अरे यार तुम मुझे वो पैसा दे दोगे क्या जो मैं तुम्हें दिया था? तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुम मुझे पैसा दो, मेरे को जरूरत है। ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि अरे यार सुन ना, वो पैसा दे देगा क्या, बट मैं मांगता नहीं अगर मेरा ये चीजें है, इस टाइप का चीजें होता है। ये जो बट वर्ड है ना, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आदमी उसके बाद ना जो बोलता है वो रियलिटी बात बोलता है। तुम इस चीज में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? वो सब कुछ बोलेगा, फिर बोलेगा बट। मैं इसको और आगे जाके इसको लेके पूरा एक फ्रेमिंग करा दूंगा, इसके साथ कैसे होगा। तो पहला चीज होगा तो वो पर्सन आके ब्लेमिंग फ्रेम में है। ब्लेमिंग फ्रेम में हो मतलब आप डाउनलाइन है, अपलाइन है, हर बात आप सुनते हो। लेकिन आज के बाद जब भी आप सुनोगे कंप्लेन ब्लेमिंग, कौन कौन पर्सन है उनका लाइफ में जाके झांक के देखो। कितने लोग ही मानते हैं कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम है? ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है। अब होता क्या है ना, हर आदमी को ना जो दूर का चीज ना बड़ा अच्छा लगता है। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना, उसको लगता है कि भाई अमीर लोग के पास ना क्या लाइफ होता है। जब आदमी अमीर हो जाता है ना, तो वो अमीरी को मेंटेन करने के लिए उसका कितना बैंड बच्चा है सबको पता है। जो एक्स्ट्रा लेवल में जो रिच होते हैं, उनका एक डिफरेंट लेवल का टेंशन है कि कल ईडी का छापा ना पड़ जाए, जेल ना चले जाओ, है कि नहीं? तो हर इंसान के अपने लेवल में स्ट्रेस है। कितने लोग इस चीज को नोटिस कर पाए अभी तक? कि ऐसा यस कभी सर। भी नहीं हो सकता कि आप वो एक पोजीशन में पहुंचने के बाद आपका लाइफ में टेंशन नहीं रहेगा। ये कितने लोग मानते हैं? और ऐसा होता तो 100। जितने जितने पैसे वाले लोग होते सब खुश होते। तो एक चीज तो क्लियर कट समझ में आ गया कि आपका पैसा के साथ आपका स्टेट का कोई मतलब नहीं है। और कितने लोग यस। ये नोटिस किए होंगे कि एक पर्सन नॉर्मली बस्ती में रहता है, गरीब लड़का है, लेकिन खूब खेलता फूलता हंस हंस कर रह रहा है पूरा, ही हैप्पी। ऐसा बहुत लोग भी है यस। है कि नहीं? तो पहला चीज आपको जो अनलर्न करना है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपको बहुत बड़े लेवल में आपका स्टेट में काम नहीं करता है। स्टेट मतलब आपका जो रिसोर्सफुल या अनरिसोर्सफुल स्टेट कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है। अगर आज किसी के पास पैसा है तो उसको बेटर फीलिंग आना, बेटर कॉन्फिडेंट आना, वो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सेम पैसा लोगों को ओवरवेलम भी कर देता है कि नहीं? ओवरऑल मतलब कि उस पैसा को लेके क्या करूँ, यस। क्या करूँ? चलो यहाँ पार्टी कर रहे, यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा काम में डाल दिए, कुछ कर रहे, मतलब एडिक्ट हो गए कोई पर्टिकुलर चीज़ का, कुछ कंपल्सिव बिहेवियर में एंटर कर गए। सेम पैसा वो भी करता है। तो आपका लाइफ में जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है आप इंटरनल क्या हो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं सुनते हुए, "अरे यार! वो पैसा कमा लिया ना, चेंज हो गया।" ऐसा बोलते हैं ना? हमेशा बोलते हैं प्राय। बट ये सच्चाई नहीं है। यस। पैसा कमाने से कोई चेंज नहीं होता है। जो पर्सन जैसा होता है, वो स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है। पैसा आने के बाद वो उसको एम्प्लीफाई हो जाता है। जो पर्सन के पास अगर मतलब दान करने का इंटरनल थॉट्स होगा, उस पर्सन के पास पैसा आएगा तो दान करेगा। इसके लिए नहीं कि वो पहले से दानी नहीं था, वो पहले से दानी था, लेकिन उसको एम्प्लीफाई यस। कर गया। जो पर्सन गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया, वो गुस्सैल स्टार्टिंग से ही था, लेकिन वो गुस्सा करने के लिए पैसा ही नहीं था कि किसी को गुस्सा कर सके, वो पावर नहीं था। लेकिन अभी पैसा आ गया तो वो फिर गुस्सा दिखा रहा है, उसका गुस्सा एम्प्लीफाई हो गया। जिसको कुछ कंपल्सिव बिहेवियर में जाना है, क्लब ये कुछ भी चीज़ों को लेके जो एक्सेसिव में एंटर करना है, वो चीज़ें, तो वो अभी सडनली करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर था, किसको घूम रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लोर कर रहा है। उसको पहले भी था, पैसा उसको मैग्नीफाई कर दिया। तो मनी का काम है आपका इंटरनल क्वालिटी को मैग्नीफाई करना। फिर से सबको बोलो, मनी का काम मनी है का काम है इंटरनल क्वालिटी को मैग्नीफाई करना। इंटरनल क्वालिटी को मैग्नीफाई करना, मनी का मतलब उसे काम है बढ़ा देना। इंटरनल। क्लियर हो गया? जो यस सर। साइंटिस्ट होगा साइंस में होगा। तो पहला फ्रेम हम लोग समझ गए कि आप लोग थोड़ा-सा अभी ध्यान दो कि आपका अगल-बगल में कितने लोग ब्लेम फ्रेम में रह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? यस। ओके, आपको नोटिस किया अभी जितने भी जो मतलब लोग लाइफ में आपको कुछ भी नहीं मैक्सिमम कर कर पा रहे, मैक्सिमम लोग उसी में है। ब्लेम फ्रेम में। और एक सेकंड फ्रेम आता है कि इसका बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। सेकंड कोपिंग मैकेनिज्म है लाइफ के साथ रिजल्ट रिजल्ट वर्सेस एंड एक्सक्यूज। हाँ, रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूज। रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूजेस में क्या ना,
आप हर चीज़ को ना एक एक्सक्यूज़ेज़ सोचो कि कोई पर्सन एक स्टार्टअप खोलने वाला है, हाँ? बहुत बड़ा मतलब कि वो सोच से स्टार्टअप कर रहा है। वो स्टार्टअप खोलेगा बोल के ना मतलब कि ना छोटा-मोटा कोई काम नहीं कर रहा है। अरे यार! मैं ऐसा करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो बड़ा काम करेंगे बोल के कुछ नहीं करते, हाँ? स्टार्ट ही नहीं करते। एकदम कुछ बड़ा स्टार्टअप सोच रहे हैं, अरे ये सब चीज़ नहीं करूँगा, कहेंगे ना अरे ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, आई हैव सम बिग प्लानिंग। ये कुछ भी काम बोलो ना दे हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। एक्चुअली दे आर इन द एक्सक्यूजेस फ्रेम बहुत लोग। क्योंकि जो भी बंदा बड़ा करेगा ना, वो छोटा करने में डरेगा नहीं, कभी भी। क्योंकि वो जानता उस उसको समझदारी होगा कि कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग करते ही वो आगे बढ़ सकता है। एक दिन में वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इन एनी फील्ड कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है। तो कॉज़ एंड इफेक्ट में आप हमेशा मतलब ना कुछ रीज़न निकालते हो, जस्टिफाई करते हो, यहाँ ब्लेम नहीं कर रहे हो। ब्लेमिंग इज़ पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अदर, हाथ ऐसे दिखाइए। ये हो सकता है कि थिंग्स हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है, ये इंटेंजिबल चीज़ होता है। ये भी बोलते हैं ना लास्ट में, अरे यार पता नहीं भगवान का क्या प्रॉब्लम है मेरे से। मेरे लाइफ में जब भी कुछ काम होते-होते आता है, खराब कर देते हैं। ऐसा सुने हो ना बहुत बार? मतलब किसको यस, हम लोग ब्लेम कर रहे हैं? जैसे और नहीं तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी ब्लेम करते हैं। मैं अभी दिखा क्या यार मेरा अभी 7.5 ही चल रहा है। ये 4 महीने तक तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं कोई भी चीज़ में हाथ नहीं मारूँगा। देखते हो? ये चीज़ होता है। आप जादू, टोना, टैंजिबल, इनटैंजिबल हर चीज़ को तो मैं जब भी किसी से कम्युनिकेट करता हूँ, जो 5 मिनट बात करके जो मुझे लोगों को समझ में आ जाता है ना, क्योंकि मैं उसका फ्रेम चेक करता हूँ, ये बंदा किस फ्रेम में है। जब मैं उस फ्रेम समझ गया, उसको मैं पर्सनैलिटी बात करूँगा फिर, ये बंदा जो 6 पीआईपी बताया था, 6 अब ह्यूमन नीड्स है, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड, उसका क्या है? कम्फर्ट वाला बंदा है। ये मैं समझ गया। फिर मैंने देखा कि उसका विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक है, एडी है, क्या है ये देख लिया। तो कितना सारा पैरामीटर में कोई पर्सन को मैं फ़िल्टर लगा के देख रहा हूँ। तो कितना ईज़ी हो जाएगा उस पर्सन के साथ मेरे को डील करना। क्योंकि वो हू यू आर आई नो विदिन 2 टू 3 मिनट्स। तुम कौन हो मुझे 2 मिनट के बाद पता 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। जब आपको पूरा कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा कि ये पर्सन कैसा है, हाउ ईज़ी इट इज़ टू कम्युनिकेट और इन्फ्लुएंस। है कि वेरी नहीं? ट्रू, लोग समझ ही यस। नहीं पाते। एक एक ही डायलॉग मारते हैं सबको, एक ही चीज़ बोलते हैं। कहीं प्रेज़ेंटेशन देना एक चीज़, कुछ भी करना फिक्स चीज़। फिक्स चीज़ कैसे काम करना है? एवरीवन इज़ इंडिविजुअल, एवरीवन। इसके बाद हम लोग जैसे आए थे कि एक्सक्यूज़ेज़, एक्सक्यूज़ेज़ फ्रेम में जैसे कि बेसिकली ये लोग होते हैं जो परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम वाले होते हैं। मैंने बड़ा बताया था, जब मैं क्रिटिक्स को समझाया था, मैं 3 क्रिटिक्स के बारे में बात किया था। किनको-किनको याद है? आई टोल्ड अबाउट 3 क्रिटिक्स। सर मैं तो सब कुछ जानता हूँ, हाँ, और आई एक नो एवरीथिंग। अब और अरे नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने बारे में हाँ, बुरा बोलना, सेल्फ मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या करूँगा? और एक क्या था? परफेक्शन। हाँ, परफेक्शन सिंड्रोम। परफेक्शनिज़्म, हाँ जी। यस। परफेक्शन प्लीज़ मत बोलो, उसको प्रैक्टिस करो। सबका मुँह परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम मतलब कि मैं यूट्यूब में वीडियो तब बनाऊँगा जब मेरा आईफ़ोन आ जाएगा। मैं यूट्यूब में जब वीडियो बनाऊँगा मेरा माइक आ जाएगा। मैं यूट्यूब में जब बनाऊँगा जब थोड़ा 2 किलो और वेट कम कर लूँगा बेटा। पीपल आर गोइंग फॉर परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। दैट आल्सो आई टोल्ड यू। ये मैं बताया था चीज़ को लेके, सबको इंटरप्रेट करो। अब जैसे जो मैं बोला कि जो एक्सक्यूजेस वर्सेस रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूजेस फॉर्म, इसमें जो लोग आएँगे वो रहेंगे परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम वाले बंदे ज़्यादा रहेंगे। और वो लोग क्या करते हैं ना, वो हर चीज़ का ब्लेम किसी को नहीं करते, वो जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं? जस्टिफिकेशन करते हैं कि हाँ, मतलब कि मैं ये नहीं कर पाया तो वो बनता है, चलता है। मैं लाइफ में स्कूल में फेल हो गया, मेरे पापा का तबीयत खराब था तो मैं वहाँ पे ध्यान दे रहा था, तो ठीक है। तो बहुत सारे लोग जस्टिफिकेशन फ्रेम में रहते हैं। लाइफ में जो भी है, आप सोचो कि आप घर में हो, कोई कपल रिलेशनशिप को लेते हैं। हाँ, कोई कपल है और हाँ, और उसका हस्बैंड उसको अब्यूज़ कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हाँ। तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, वो ऐसे ही होगा। वो जस्टिफाई कर रहा है उस सिचुएशन को। हाँ, मेरा तो ऐसे आदमी से शादी हो गया, मैं क्या करूँ?
ये क्या होगा? पैसिवली एक्सेप्टेंस में बताया था। एक्टिव एक्सेप्टेंस एंड पैसिव एक्सेप्टेंस किस में आएगा? आपका यहाँ पे आएगा रेस्पॉन्सिबल फ्रेम में। पैसिवली एक्सेप्टेंस मतलब आप लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सेप्ट करना सही है, लेकिन एक्शन नहीं लेना सही नहीं है। आज तुमने आपको कोई थप्पड़ मार दिया, आप बोलो कि हाँ यार वो आदमी है ऐसा है। आप पैसिवली एक्सेप्ट कर लिए। आपको कोई पैसा लेके खा के चला गया, आप ट्राई तक नहीं किया, हाँ यार वो इंसान ही ऐसा है बोल के, वो पैसिवली आप एक्सेप्ट किए। वो आपका एक्सक्यूज फ्रेम में आएगा। क्लियर? सेकंड तो थर्ड फ्रेम में बताया था कि अभी माइंड एंड बॉडी आर वन, है कि नहीं? माइंड एंड बॉडी आर वन कैसे? आप देखो कि अभी सबको ऐसे करो, थोड़ा चेस्ट आउट, सबको वीडियो मोड पे ले आओ फटाफट। जल्दी स्टार्ट कर दिया हम लोग। वीडियो वीडियो मोड, सबको वीडियो मोड में, नाम देख नहीं बोलना चाहता, सबको वीडियो मोड में आ जाइए। एक बार भाई वीडियो मोड में रहूं। ज्ञान भैया सो के उठ के ना पूरा एकदम तरीके से वीडियो मोड में। वेरी नाइस, ऑन ड्यूटी, ठीक है। अब ऐसे रहो, आप अभी खुद अपना बॉडी को ना एक काम करो, एक छोटा सा प्रैक्टिस है। आप ड्रॉप द शोल्डर, ड्रॉप द चीन एंड ड्रॉप, टेक योर एब्स इन एंड झुक जाओ। नाउ ट्राई टू बी बिकम हैप्पी। You can never become happy. Trust me. Okay. Now chest out enough. Okay. Smiling face. हाथ ऐसे लो, जीभ निकालो, ऐसे से करो। दुखी हो, दुखी आ, हो, दुखी हो जाओ, दुखी हो जाओ, दुखी हो जाओ, एकदम दुख में आ जाओ। You cannot be. अब दुखी नहीं हो सकता है अभी। तो what changes? क्या changes हुआ? Just physiology I have changed. फिजियोलॉजी चेंज। Okay. Physiology मोशन मैंने change किया। तो बॉडी। when you change your physiology, it's everything change हो गया। अगर मुझे इस पता हो गया कि मैं जब फिजियोलॉजी करता हूँ तो मैं अपना इमोशन को चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए जो जो लोग बोलते हैं ना, कभी कोई दुखी हो तो कोई बोलता है चल यार बाहर घूम के आते, थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा। एक्चुअली वो लोकेशन चेंज कर दिए। वो चेंजेस जब चल कहीं पे बाहर से घूम के आते, कोई ट्रिप करके आते, वो चेंज हो गया, चलो कुछ खा के आते, चलो वहां एक मूवी देख के आ जाते। तो ये क्या है ना, आप उस जगह को चेंज कर रहे हो, तो स्टेट चेंज होने का, स्टेट चेंज हो जाएगा। इसके लिए माइंड एंड बॉडी में जो काम करता है कि आप ये समझो, थ्रू योर फिजियोलॉजी आप अपना इमोशन को चेंज कर सकते हो। ओके, एंड आप इमोशन से आप फिजियोलॉजी भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहीं कंटिन्यू हूँ और अपना इमोशन अगर मेंटली विजुअलाइज कर रहा हूँ कि आई एम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, तो मेरा बॉडी में काम करेगा। क्यों? उसका एक चीज देखो आप, कौन कौन ने कभी एक्शन मूवी देखा है? एक्शन मूवी, जब आप देखते हो कोई एक्शन मूवी, सोचो कि सुल्तान, सुल्तान कौन कौन देखा है? सुल्तान, सुल्तान आप देखो, यस सर। जब आप देखते हो आपको बॉडी में तो कुछ चेंजेस नहीं है, बस यू आर देख रहे हो। बट वो मूवी देखते देखते देखो आपका बॉडी में ना एक अलग टाइप का एनर्जी आ जाता है। क्योंकि हम लोग जिम इंडस्ट्री, हम लोग देखते हैं जब भी कुछ एक्शन मूवी आता है तब जिम का मेंबरशिप बूम होता है। दंगल आया था, बहुत अच्छा खासा हमारा बिजनेस आया था। और जैसे ही ये मूवी आया था इसका सुल्तान का, उस टाइम हमारा जिम का मेंबरशिप उस पर्टिकुलर वीक में अलग ही लेवल में बूम किया था। पहले जब अक्षय कुमार का मूवी हम लोग देखते थे, क्योंकि मैं कराटे का ब्लैक बेल्ट हूँ, तो हम लोग को भी जब भी कराटे से भी डीमोटिवेट फील होता था, तो हम लोग एक्शन मूवी देखते थे, ताकि वो माइंड में फिर से, तो माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। अगर मैं कंटिन्यूसली रील्स में फालतू चीजें देख रहा हूँ तो मेरा बॉडी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं कंटिन्यूसली, अगर मैं रील्स में कुछ ऐसा चीज देख पा रहा हूँ जो मेरा फिजियोलॉजी को पॉजिटिवली चेंज कर सकता है, तो वो पॉजिटिवली चेंज कर सकता है, तो माइंड बॉडी आर वन। तो आप अपना माइंड में जो भी चीजें डाल रहे हो, ईच एंड एवरी थॉट इज कनेक्टेड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, सारे सेल्स से कनेक्टेड है आपका। और जिस टाइप का आप इंफॉर्मेशन देते हो, एक इम्पल्स क्रिएट करता है आपका बॉडी में अंदर। एंड ये स्टोरी में बताया था ना, वो सांप वाला स्टोरी, हाँ, वो जो मर गया बिना पॉइजन दिए। बिना पॉइजन के। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और ब्रेन कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ थिंग। जितना अच्छे हॉर्मोन्स भी क्रिएट कर सकता है, और उतने पूरा जो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स,
कॉर्टिजल्स, पॉइजन, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग को एक कंसेप्ट ये भी समझ गए कि आपका माइंड को रियल एंड फेक में डिफरेंस बतानी है। मैंने क्या बोला? फेक में माइंड नो को डिफरेंस पता नहीं। फेक एंड रियल माइंड में को पता नहीं। फेम एंड रियल और फेमस है। हाँ रियल और फेक में कोई डिफरेंस नहीं कंसीडर करता माइंड। हाँ, माइंड को आप जो मतलब कि दिखाओगे वो उसको रियलिटी को तरफ लेने का ट्राई करेगा, जो उसको आप लेके आओगे। दिस इज द रीजन आप इतना बार विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन कभी मतलब समझे नहीं कि विजुअलाइजेशन क्यों करते। विजुअलाइजेशन करते इसी कंसेप्ट के लिए, क्योंकि आपका ब्रेन को पता नहीं है कि ये फेक है ना रियल है। तो जब आप दिखाते हो कि मेरा एक अच्छा गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा फैमिली है, कंटिन्यू मैं अपना लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, तो आपका ब्रेन को लगता है ये सच है। और सच के लिए जैसे काम करना होता है, वो इंटरनली सब कुछ ऐसे ही करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द रीजन की जब विजुअलाइजेशन जो करते हैं। और आप जब बोलते हो कि ये सब अच्छा हो रहा है, तो काइंड ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट्स द पॉजिटिव हार्मोन्स, तो मोटिवेटिंग हार्मोन्स। द टाइम मैं सोच दूंगा कि मेरा लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ये लॉस्ट कर गया, वो कर गया, और आपको जब डार्कनेस आ जाएगा लाइफ में आगे को लेके कि और कुछ नहीं कर सकता, तो आप एग्जिट मोड में रहते हो। आई टोल्ड, कुछ लोग डायरेक्ट एग्जिटली होते सुसाइड करते, कुछ लोग यस डायरेक्टली एग्जिट नहीं करते। दे इनवाइट बीमारी। लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, बहुत सारा बीमारी उनको जो हो जाता है, एंड 4 5 6 साल में उन लोग मर जाते हैं। है कि नहीं? यस सर। वो तब होता है जब आप फ्यूचर को अंधकार देखते हो, आपको लगता है कि और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे बहुत सारा केसेस है कि कपल रिलेशनशिप में से होता है कि ज्यादा आप नोटिस करो, क्योंकि मैं तो जैसे कि अभी ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी नोटिस करता हूँ। अभी एक रिसेंटली एक केस आया था, कोटा का केस था, उसका बेटा सुसाइड कर लिया, मतलब कि वो पढ़ाई के चक्कर में इतना प्रेशर में। हाँ, और उसके बाद उसको सेम डे इवनिंग तक उसके पापा एक्सपायर कर गए। माने उसका और उनका एक ही बेटा था, और उनका मतलब वो मतलब सिंगल पेरेंट थे। तो उसका ब्रेन में क्या हुआ होगा, उसका ब्रेन में फ्यूचर को लेकर डार्कनेस आ गया, या और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। तो वो होने के बाद ना, आपका जो ब्रेन का सिस्टम ना, वो एग्जिट मोड में आना स्टार्ट होता है, मतलब कि शट डाउन करना, बंद करना उसको भी। तो इसके लिए कितना डेंजर है सोचो, अगर आप मतलब कि ये सब चीज नहीं समझ रहे हो, अगर आप अपने पर काम नहीं कर रहे हो, लाइफ को कैसे डील करना है, तो कितना डेंजर हो सकता है। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है, आपका एग्जिट मोड, जहां आप खाली दिखाए कि फ्यूचर अंधेरा है। क्लियर हुआ? तो माइंड एंड बॉडी आर वन। तो आप लोग जो कंटिन्यूस माइंड में सोचते रहो ना, क्या होगा क्या होगा, क्या करो क्या करो, बंद कर दो, बंद कर दो। हमेशा आप स्टार्ट करो कि इतना अच्छा होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इतना अच्छा होने के बाद क्या करूंगा। देयर शुडंट एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड कि यू आर गोइंग टू डू सम ग्रेट डीड इन योर लाइफ। ये कभी उससे थोड़ा कम नहीं सोचना है कि मैं अपना लाइफ में इतना ज्यादा बड़ा काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। उसको छोड़ के आपको कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूं। ये बात को आप हमेशा ध्यान रखो, कितना कंट्रीब्यूट मैं कर सकता हूँ, कितना चीजें। हाउ अब अपने लिए खाली मत सोचो, आप सोचो कि इतना कुछ कर पाओगे कि आपका फैमिली, आपका सराउंडिंग, सब कोई बेनिफिटेड हो जाएंगे। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे अपने से नहीं उभर पा रहे कि मेरा लाइफ में मैं क्या करूँ बोल के। ये तो बहुत छोटा सा चीज है। तो इसके लिए आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक काम करता है, समझ में आ गया अभी? क्यों? आपका माइंड एंड बॉडी आर सेम। ओके। फिर और एक फ्रेम हम लोग इसके बाद क्या आए थे, लास्ट फ्रेम क्या था, जो कोपिंग मैकेनिज्म। बिना देखे क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं तो बोल दूंगा। बिना परसेप्शन इज देख। अ प्रोजेक्शन। हाँ, ये परसेप्शन इज हाँ, ये प्रोजेक्शन। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। Perception is projection. The coping and परसेप्शन इज, responsibility. हाँ, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। ऐसे बिना देखे आप ना बोलो। हाँ, मतलब आपको माइंड में चलना चाहिए पूरा वो चीजें। क्योंकि मैं ये सर्टिफिकेट कोर्स से, पता है कि नहीं, इसे सर्टिफिकेट कोर्स, और इसका एग्जाम भी होगा।
ओके, 70% इज द पास मार्क। फैक्ट है मेरा, मतलब मैं कोई भी चीज को ये करता हूँ, एक पूरा क्वेश्चन आंसर होगा, पूरा आपका थ्योरी टेस्ट होगा इसका। आपको कोई कंडीशन बोलेगा, आप क्या कोचिंग कर सकते हो? वो खाली ऐसा है कि ये चीज नहीं कराएंगे हम लोग। तो पूरा ईच एंड एवरी चैप्टर को डीपली स्टडी करो। आपको 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा एंड आपको 1 घंटा का, आपको काइंड ऑफ लाइक आपको फिजिकल वर्बली आपको क्वेश्चन आंसर करना है, कोई केस स्टडी हैंडल करना है, कोई एक सर्टन केस दे देंगे, एक पर्सन था डिवोर्सी था, ये हुआ, ऐसे हुआ, इसको आप कैसे डील करोगे, इस टाइप का चीजें आएगा। इसके बाद ही आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट बैच के बाद मिलेगा। जब तक वो क्लियर नहीं करोगे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आप उसी से तैयारी करो। ऐसे नहीं कि सुनो सुबह और कुछ नहीं लास्ट तक, तो आपको लाइफ में कैसे काम आएगा? परसेप्शन इज प्रोजेक्शन इज टेरिटरी इज नॉट द मैप। टेरिटरी इज नॉट द मैप मतलब कि हम लोग क्या करते हैं ना, लाइफ में हमेशा आपका एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है। वो कैसे बिल्डअप हुआ है आपका लाइफ में, आप कुछ कुछ मतलब कि चीजें में किए, जैसे कि आप 2 बार बिजनेस किए, हाँ, मतलब कोई भी चीज और फेल हो गया पर्टिकुलर बिजनेस, तो बोलते हैं, अरे यार बिजनेस सही चॉइस नहीं है। एक आपका पर्सन एक बिलीफ सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहे हो ना इस चीज को। अब कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार जॉब अच्छा नहीं है, ये भी परसेप्शन है। 2+2 सबको ही कितना बोलेंगे? सर 4। 4। चार सबको ही बोलेंगे 4। लेकिन बाकी बहुत सारा चीज है, जहां भी लड़ाई है वहां पे परसेप्शन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लड़ाई है, परसेप्शन है, हाँ कि नहीं? ये बोल रहा मैं अच्छा हूँ, ये बोल रहा मैं अच्छा हूँ, ये बोल रहा मैं अच्छा हूँ, ये बोला मैं अच्छा हूँ। नॉन वेज खाना, ये वेज खाना, लड़ाई है, परसेप्शन है। आप इंसान ऐसे खुद के देखो, परसेप्शन को सही मानता है। हाँ, और हर इंसान अपना परसेप्शन को सही मानता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स का जो मेन रीजन है दैट इज परसेप्शंस। फिर से बोलिए तो क्या बोला मैंने? कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीजन परसेप्शन कंसेप्ट का ही है। मैंने एक परसेप्शन। हाँ कि नहीं? आप देखो, हम्म। अभी आप बोलते हो कि मैं घर आते ही वाइफ को पूरा घर साफ होना चाहिए, ऐसा ऐसा रहना चाहिए, ये आपका एक परसेप्शन बना कर रखे हो कि कोई अच्छी वाइफ हो तो ये करे, हाँ। और आपकी वाइफ कुछ वो अपने भी कुछ लाइफ में कुछ करना चाहती है, वो कुछ कर रही है, जॉब कर रही है, कुछ काम कर रही है, कुछ सीख रही है, वो घर को ऐसे मेंटेन नहीं की, उसको परसेप्शन है कि घर सेकेंडरी है, मैं अपने लिए भी कुछ काम करूँ, अपना सेल्फ ग्रोथ करूँ। जब आप जाते हो ये परसेप्शन का लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो बोलोगे आप उनको नहीं समझोगे, वो आपको नहीं समझेंगे। ये सर नो। तो हर इंसान आप जो बोलते हो ना, जो बिहेवियर करता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव करता है, ऐसे क्यों बिहेव करता, उस परसेप्शन का वो परसेप्शन है। और जिस दिन आप ये सीख समझ गए कि एवरी वन इज लिविंग दर परसेप्शन, उस दिन आप लोगों के साथ झगड़ा करना, मन मुटावा करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने चश्मे से देख रहे हो कि दुनिया ऐसा होना चाहिए, हाँ कि नहीं? यही कहना, जैसे कि कोई गर्ल, अभी कोई लेडी है, कुछ शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं ना, अब देखो कि बोलते हैं, अरे यार ये क्या है, इस टाइप का कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ऐसे वैसे व्हाट एवर थिंग्स, बहुत से टैग लाइन डाल देते हैं। एंड कुछ कुछ लड़के बोलते हैं हाँ इसका चॉइस है, वो पहन रहे हैं, उसको कंफर्ट फील होगा, कुछ भी होगा। तो ये जो दो कम्युनिटी जिनको झगड़ा होता है ना, क्यों होता है? ये परसेप्शन है। राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं होता है, ये बात को आप लोग ध्यान रख लो। मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है इसमें, वो हम लोग को बचपन से डाल दिया जाता है, बचपन से बोल दिया गया कि अरे यार जो पैसा कमाते हैं ना चोर होते हैं, वो लोग मतलब कि किसी का पेट काट के तो इतना बड़ा आदमी होते हैं, हाँ कि नहीं? बड़े लोग को ऐसा परसेप्शन बना कर रखे ना। जब आपको बचपन से ही मतलब अमीर लोग के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन डाला गया है, तो आपका मनी फ्रीक्वेंसी अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब मूवी में मैं हमेशा डायलॉग बोलता हूँ, ये जो मूवी वाले होते हैं कितना चालाक होते हैं, आप देखो, जो भी मूवी बनता है 90% मूवी में कभी भी नहीं दिखाया गया कि तुम कैसे अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हो। कितने लोग जानते हैं? कभी भी नहीं दिखाया, कोई ऐसा मूवी नहीं, बहुत कम मूवी है। मैं देख सकता हूँ, गुरु शायद एक मूवी है, 2-3 मूवी है। हर मूवी में
हीरो को दिखाया गया गरीब, विक्टिमहुड में दिखाया गया कि उसका पापा खेती कर रहे थे और विलेन एकदम पैसा वाला जमींदार का आदमी था, बहुत पैसा था, आया उसका माँ का साथ रेप हो गया, उसका पापा को मार दिया, और वहां से वो गरीब लड़का बढ़ रहा है। और इसके बाद तो आप क्या दिखाए, गरीबों को, को अब हीरो बना के दिखाए, और बड़ा होके क्या हो रहा है ना, वो चीजें आता है और लड़ाई करता है, वो हीरो को मार, विलेन को मार देता है, जो इतना बड़ा मेहनती वाला विलेन है, और हीरोइन भी हीरो को ही दे देते हैं। ये क्या था? ये आप देखोगे ना, ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम था। एक आइडेंटिटी होता है, जैसे अमीरों का एक आइडेंटिटी है कि यस आई एम रिच मैन, सेम में गरीबों का भी एक आइडेंटिटी होता है कि हाँ, हम लोग गरीब है लेकिन हम लोग कैसी चीजें। तो ये आइडेंटिटी को लेके ये मूवी वाले मूवी बनाए कि नेक्स्ट चैप्टर होगा आइडेंटिटी को लेके, हाँ। तो और आइडेंटिटी को जिता दिए। आप भी जानते हो कि जो इस टाइप का आदमी होंगे, कभी भी कोई बड़े पॉलिटिशियन से लड़ नहीं सकता, कभी भी कोई बहुत बड़ा अमीर लोग से लड़ सक नहीं सकता, ये सबको पता है। लेकिन जब मूवी में ऐसे दिखाए, जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ना, धोनी मारा तो हम लोग चिल्लाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि तब हमारा कंट्री आइडेंटिटी बूम हो जाता है। कल का क्लास में बताऊंगा, सेम वे जब आपको एक एक पूरा एक पर्टिकुलर कॉम को दिखाते हो मूवी में विजुअली, ऑडिटरी काइनेस्थेटिक उसको जिताते हो, तो वहां पे वो हैप्पी फील करता है, वो मूवी हिट होता है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग मूवी नहीं जाएंगे। सर बोलो। सर आप म्यूट हो गए हैं। मैं म्यूट हो गया? अभी आवाज आ रहा है? नहीं आ रही। यस सर। एक सेकंड, आ रहा है अभी? हाँ अभी ठीक आ है। रहा है। परफेक्ट, थैंक यू। कभी भी नहीं जाएंगे। एक बात बताओ, कोई आदमी अगर महीने का अगर सोचो कि वो कमा रहा है 3 लाख, छोटा सा छोटा अमाउंट लेके 3 लाख कमा रहा है, और दिन का उसको 10 घंटा काम कर रहा है, और 3 घंटा मतलब उसको 3,000 रुपया। तो अगर वो कंडीशन है, अगर आप एक मूवी देखे, टिकट तो दिए आपको 500 300 जो भी, लेकिन आपका एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, कितना टाइम लॉस किया? ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज, हाँ कि नहीं? क्योंकि 3 घंटा का आपका कैलकुलेट करोगे ना, आप अगर 3 घंटा काम करते हो जो पैसा कमाते उसके, तो ऐसे जो बड़े आदमी होते हैं उनका पर आवर का वैल्यू 2 लाख 5 लाख रहता है। मतलब अगर वो एक मूवी देख ली ना बैठ के कहीं पे 3 4 घंटे का, तो 10 15 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट है, हाँ कि नहीं? यस। तो इसके लिए जो मूवी जो देखेगा ये करेगा, तो हम लोग को जैसे मिडिल क्लास फैमिली करेगा या ये करेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा लेवल में जो पर्सन है, दे गिव वैल्यू टू द टाइम, और वो मूवी देख सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा मूवी का कॉस्ट कितना है। चलो 10 लाख का मूवी देख के आया, वो होता है, दे वो कॉन्शियसली कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। क्या करना स्टार्ट करोगे? एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। आप ये नहीं बोलोगे अरे ये ऐसे कैसे वेट बिहेव कर रहा है, ये कैसा है, वो कैसा है। इस चीज से आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा आदमी नशे में है। ये याद है ना, नशे में आदमी है, नशे में हो तो तब थप्पड़ नहीं मारते हो ना, अरे यार छोड़ना, अभी नशे में है, ये चीजें। सेम में जब आप परसेप्शन को समझ जाओगे, तो आप समझ जाओगे कि वो अपना परसेप्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे हम लोग को लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, जैसे मैडम थे, जो उनको मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि इस टाइप का, तो मेरा इंटेंशन था कि आप लोग को थ्रू ट्रेनिंग एग्जाम्पल वो क्लैरिटी लाना। मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं था कि कंट्री को लेकर बात करना, एक करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। लेकिन उनका परसेप्शन क्या था, उनका परसेप्शन वहां पे डिफरेंट था। तो वो जब बोले तो मैंने क्या सोचा कि उनके अंदर कंट्री आइडेंटिटी हाई हो गया उस टाइम में। कैसे मेरा कंट्री के लिए कोई भी कुछ भी बोलेगा विदाउट गोइंग थ्रू एनी डिटेल्स एनी लॉजिक, तो उनका परसेप्शन था उसको लेके। तो जब मैं किसी परसेप्शन समझूंगा, तब मैं थोड़ा आराम से डील करूंगा, और नहीं तो मैं अपने से ही रिएक्ट करूंगा। क्लियर? तो कितने लोग हैं आज के डेट में आप लोगों को इंडिविजुअली एक्सेप्ट करोगे? अभी वो तो रेज योर करने लगे हैंड्स। बस, हो गया। करने लगे? वेरी गुड। इंडिविजुअली, विदाउट एनी, आप अपना चश्मा हटा दो। अगर आप अपने चश्मे में हटाओ, पहन के हमेशा सबको देखोगे, तो दिक्कत आएगा। यू शुड हैव एक्सेप्टेंस फ्रेम, मतलब कि कोई भी चीज देख सको उसको एक्सेप्ट कर सको, हाँ इनका कल्चर पहले ऐसा से है। भी था, पहले से भी था, और आपका ये क्लास से फिर और ज्यादा वो बढ़ गया अच्छे से, और समझ में आ गई चीजें। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो लास्ट फ्रेम है,
इसको बोलते कोपिंग मैकेनिज्म, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम जो चीज होता है वो आपका लाइफ को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आप क्या करते हो, आप कोई भी चीज को पहले एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट क्या करते हो, अपना सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरे साथ ये हो गया। मैंने क्या बोला, मेरे मेरे साथ साथ ये हो मेरे चुका साथ ये है। हो गया। इसको आपको लाइफ में इंक्लूड करते हो कि हाँ ये हो चुका है। मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे। आपको अगर रोते रहना है, ब्लेमिंग फ्रेम में आऊंगा। अभी मैं चारों फ्रेम को समझाता हूँ थोड़ा सा। ब्लेम फ्रेम में आऊंगा तो मैं आज के डेट में कुछ भी जाके करता, फालतू फालतू तो काम में फंसा हुआ रहता। मैं बोलता मैं क्या करता यार, बचपन में मेरे पापा एक्सपायर कर गए, कोई बोलने के लिए नहीं था, कोई समझाने के लिए कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पे, मतलब कि ना पैसा था ना पढ़ाई कर, मैं क्या करता। ब्लेम फ्रेम में आ गया ना। हाँ अच्छा जी। तो आप अभी अपना सिचुएशन को ना, क्योंकि आज प्रैक्टिकली करेंगे, आप जहां जहां सफर कर रहे हो, ये समझाने का बाद अभी एक केस स्टडी देंगे, 10 मिनट के लिए टाइम दूंगा। क्योंकि मैं थ्योरी बोल के चला जाऊंगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्योंकि जब जिस दिन कोर्स स्टार्ट होता उसी दिन बोल दिया था मैंने कि रियल प्रॉब्लम के साथ आप डील करना सीखो। रियल प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे इसको लेके। एक्सेप्टेंस रेस्पॉन्सिबल फ्रेम में आप ऐसे मानते हो अ, कि आप कोई भी चीज हो गया, उसे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि पहला चीज होता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। देवदास मूवी कौन देखे, पारो। शाहरुख खान क्या करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। बॉटल पकड़ के पूरा उसका जिंदगी चला जाता है। वो खाली रोता इतना, रहता है। हाँ, खाली एक्सेप्ट करना था कि मेरे साथ में हो गया बोल। तो आपका लाइफ में जितना भी बुरा हुआ है, कोई आपको टीच किया है, चीट किया है, पैसा ले लिया है, कैरियर वाइज कुछ भी खराब हो गया है, पहला काम है रेस्पॉन्सिबल में एक्सेप्ट। तो ब्लैक कॉफी बनाना प्लीज। पहला काम है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि यस दिस हैज हैपेंड, ये हो गया। और ये अगर हो गया मानते हो, इसको बोलते हैं पैसिव एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं, पैसिव एक्सेप्टेंस। आपको पैसिव एक्सेप्टेंस में आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में नहीं हो। पैसिव एक्सेप्टेंस में आप जस्टिफिकेशन फ्रेम में हो। क्योंकि आपका कोई मार रहा है, हाँ वो आदमी तो ऐसा है, मैं क्या करूं, जस्टिफाई कर रहे हो, वो तो ऐसा ही इंसान है, मैं कुछ नहीं कर सकता करके। हाँ, लेकिन जो एक्टिव एक्सेप्टेंस मतलब आप एक्सेप्ट किए फिर एक्शन लिए। क्या बोला मैंने, आप एक्सेप्ट किए फिर एक्शन लिए। कोई आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, उसको एक बार मैं प्यार से समझा देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर थप्पड़ मारेगा ना तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। आप एक्शन लिए। अगर मैं अपना पापा का स्टेज में बोलता हूँ, जब मेरा अभी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप हमेशा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एनएलपी, ये सब प्रैक्टिस करते हो, पता है कि नहीं पता है। आज यस। अभी भी आप लोग सक्सेसफुल हो बहुत सारी जगह में। यस अब सर। और आज आपको मैं निकालूंगा, आपको खाली एक साइंस समझा दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपना सक्सेस का रीजन, फेलियर का रीजन को निकाल सकते हो। एंड जो सक्सेस का रीजन का जो फॉर्मूला पकड़ लिए उसको अप्लाई करके बूम कर सकते हो। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल बढ़िया उस चीज बात। को लेके। यस। अभी सोचो कि जैसे 16-17 से मेरे पापा का एक्सपायर किया, तब मैंने था कि सडनली आई गॉट ब्लैंक। ये सब चीज की स्टडी समझा रहा हूँ क्योंकि आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा अभी इसके बाद। और ये सेम चीज आपका लाइफ में एक दो इंसिडेंट को लेके ये फ्रेम्स को सब अप्लाई करके बताना है या लिखना है, ये चीज याद रखिए। और वो फ्रेम क्या था वहां पे जब एक्सपायर कर गए, तो हम लोग को सडनली कैसे, कभी यूज टू नहीं थे ये सब चीज का, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो मेरे को और हम लोग ये नोटिस किए जब जो सिग्निफिकेंट ऑफ मनी में तब समझा कि पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पीपल गो अवे फ्रॉम यू, और लोग दूर जाते हैं आपसे। दैट्स बिटर ट्रथ, बहुत सही है वो चीजें, हाँ, बात मान करके। बट आपको चीज को ब्लेम फ्रेम मतलब जो जैसा है ऐसा है। तो मैं बोला कि अभी ना मैं कुछ इंजीनियरिंग कर पाऊंगा ना कुछ मेडिकल कर पाऊंगा अभी, क्योंकि कोई कराने वाला नहीं है। तो अभी इस स्टेज से मुझे करियर को कैसे लेके जाना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम था कि मैं अपना सर को देखा, जो मेरे टीचर थे। ही वॉज मेकिंग वेरी गुड मनी। जो कराटे के टीचर थे वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे उस टाइम में।
मतलब कि कोई भी जॉब से मतलब कि 2 गुना 3 गुना पैसा बना रहे थे उस टाइम में। तो वो बोला था व्हाई नॉट कि आई विल बी ए कराटे ट्रेनर, क्योंकि मैं इसके बाद, और उसके बाद सबसे बड़ा चीज क्या था ना, वहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं था। आपको फीस कितना था, 300 रुपया 2 महीने का, तो दैट इज आराम से। लेकिन कॉलेज में कितना था, लाखों का तब भी था, 50,000 1 लाख इस टाइप का। वो 1000 में देना पॉसिबल नहीं था कहीं पे कोई कॉलेज में। तो आई स्टार्टेड विद दैट थिंग। मैं धीरे धीरे वो करते 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 आई बिकम ए कराटे ट्रेनर। और मैं जो ड्रीम देखा था जितना कमाने का, मैं उस इंडस्ट्री उस कमाया ही 4-5 गुना ज्यादा कमाया जॉब से। उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक एक्टिव एक्शन था। होने के बाद मैं कंटिन्यू किया 8 साल में, 2000 1995 से मैं कराटे किया, 2004 9 साल में एक्टिव प्रैक्टिस किया हूँ। मतलब कि किसी का डोजो में जाके, वहां से फिर 6 साल जब मैं ट्रेनर था, तब मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा था। स्टेट मतलब हमारा उड़ीसा स्टेट में वन ऑफ द सबसे यंगेस्ट एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेनर था मैं। मेरे एज के लड़के लोग कोई इतना, क्योंकि मेरे सब स्टूडेंट जाके ला रहे थे स्टेट चैंपियनशिप में। तो दैट वाज द थिंग्स कि ये रेस्पॉन्सिबल फ्रेम था। ओके। अभी एक फेल्योर का केस मैं बोलूंगा। फेल्योर का केस मतलब कि कैसे हम लोग कोई कोई चीज में कभी बिना जाने कैसे कैसे ये जब गलती होता है। 2000 एक कुछ कुछ, क्योंकि जब आपको कोई कोच होता है ना, कोच अपना अपना हार्ट को ना अपना लेके बाहर रख देता है टू डेवलप। मैंने कांगेर में आया 2018 में, अगस्त में। और मेरे लिए एक काइंड ऑफ गिफ्ट था, क्योंकि मेरे को कांगेर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। धीरज आया, मेरा स्टूडेंट था, धीरज मेरा स्टूडेंट था। वो आके मुझे बिजनेस दिखाया, तो मैं इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैं सोचा था कि हाँ पानी अच्छा है, कि जितना बता रहे 10% पानी काम करेगा तो अच्छा है। और फिर मैंने सोचा कि पानी अच्छा है और जापानीज प्रोडक्ट है, जापानीज प्रोडक्ट के लिए धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैं कराटे किया हूँ एंड कराटे इज जापानीज आर्ट। तो जापान के लिए मेरा थोड़ा ग्रेटिट्यूड था पहले से ही। 10-11 साल का हूँ, तो मैंने मशीन बाई कर लिया। और मशीन बाई करने के बाद क्या हुआ ना, मैंने काफी अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर दिया। मतलब मान के चलो करोड़ों में मैंने खड़ा कर दिया 1.5-2 साल के अंदर में। तो ये जब कर दिया सब कुछ ठीक था। लेकिन एक गलती हुआ जिसके लिए मैं 2 साल का इंजन का बिजनेस से बाहर था। 2 साल, क्या हो गया? 2 साल बाहर था मैं, हाँ। जब मैं इतना प्रॉफिट करता, इतना पैसा बनाया, तो मैं कैसे 2 साल था। ओके। एक चीज क्या होता है, 2020 में 21 में मैंने नैस साइन किया था। नैस एग्रीमेंट समझते होंगे। नहीं नैस समझ। एग्रीमेंट मत बोलोगे आपका, जैसे कि आज के डेट में पैसा आने के लिए इतना टाइम लगता है ना कोई पेमेंट करने के लिए। अगर कोई 6 से नैस साइन कर दिया, तो उसको कंपनी मशीन दे देता था। तो कंपनी ईएमआई में दे देगा पैसा, मतलब कि तुम चुकाओ बोल के, अभी धीरे धीरे दो बोल के, हर महीने का। तो ये जो मैं नया साइन किया था, मैं 25-30 लाख का नया साइन कर दिया था। तो बहुत सारा फॉर्म साइन कर दिया था हमने। प्रसाद का ज्यादा था उसमें। और वो क्या हो ना, वो रीपेमेंट और नहीं कर पाए लोग। कर नहीं पाए, नहीं लोग किए नहीं, बदमाशी किए। जैसे कि आप, अच्छा भाई किसके लिए, आप मशीन के लिए नया साइन कर दिए, और वो बंदा और पैसा नहीं दिया वो कंपनी ने। गलत। हाँ। और उसमें 2-3 चीज का गलती था, खाली मेरा गलती नहीं था कि मैं साइन किया था। मैं तो ट्रस्ट में, आप मुझे लेके आओगे सारे पेमेंट कर देगा, एक अप्रूवल लगेगा, आप कर दो, मैंने कर दिया एक। सेकेंड थिंग, कंपनी को जैसे कलेक्शन को ऐसे हैंडल रखना था, जैसे कि अगर आप कोई फाइनेंस कंपनी का करते हो, तो कोर्ट के थ्रू जाके मतलब कि उनका ऊपर एक्शन लेता है, उनका कलेक्शन का टीम है। लेकिन एनर्जी के पास वो टीम में कुछ नहीं था। तो वो सीधा डाल दिए जो ना साइन किया है गारंटर के ऊपर। उन्होंने बोला कि कितने, आपको कलेंडर में क्या हाँ डाल दिया, आपने देना है। हाँ, और मेरा 15 लाख कटा है। ओ तेरी। 5-5 लाख का मेरा आता था, एंड दैट दैट वो कटा। वो चीजें, दैट इज द रीजन थोड़ा मेरा कंपनी से बहस हो गया था। ओ कंपनी से बहस हो गया था और बहुत सारी चीजें होता। तो आई ड्रॉप्ड। मैंने 2 साल छोड़ दिया इसके लिए। शिट। मैं 2 साल छोड़ दिया, और अक्टूबर 18 2023 में फिर से स्टार्ट किया। वेरी ओके। नाइस। अब देखो कि अब मैं उसी आईडी से। हाँ 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 हाँ, ओके। जी जी, कंपनी मतलब उसी से। अगर मैं केस को बोलूँ तो
थोड़ा सा अगर एक केस बोलने का रीजन है कि आपको मैं कोपिंग मैकेनिज्म सिखाऊं। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरा एवरेज इनकम था 5 to 8 लाख उस टाइम में। कितना था? 5 to 8 लाख हाँ, का एवरेज इनकम कैंगन से 5 से 8 लाख था। और वहां पे जब मैं वो लड़ाई किया, बहस किया, वो किया, वो सारी चीज में जब फंसा तो मैं ब्लेम फ्रेम में आ गया यस सर। और मैं जस्टिफाई भी किया खुद को, अरे मैं तो ठीक हूँ, ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं ये चीजें करके। तो मैं ब्लेम फ्रेम और जस्टिफाई फ्रेम में मैं उस केसेस में रहा। अगर मैं, और उसका नतीजा क्या है, आज मैं -4 या -5 होके बैठता यस सर। जो मेरा स्पीड था। तो व्हाट आई लॉस्ट। क्लियर चीजें। अगर मैं वहां पे एक्सेप्टेंस ये में होता कि हाँ यार जो हो गया, 15 लाख तो 10-15 लाख तो काट दिए और 10-15 लाख ना 3 महीने में कट जाएगा, खत्म करो उसको। फिर कंपनी बोला था कि जब तो उन लोग का हम लोग कलेक्शन करेंगे तो तुम्हें फिर से दे देंगे तुम्हारा जो काट रहे, ऐसे ही बोला था। और मैं, मेरा जो झगड़ा होता है कि बोले कि तुम लोग अपना जो टाइम पे उनका पैसा क्यों नहीं काटे हो, तुम लोग को उनको प्रॉपरली, जैसे 1 महीना उन लोग नहीं दिए तो तुम लोग नोटिस क्यों नहीं दिए, तुम लोग बस इतना बड़ा चीज ये सब। तो यहाँ पे बात अटक गया था। मैं सोचा कि अगर 3 महीने में अगर मैं निपटा के वो पैसा चला जाता, क्योंकि बिजनेस तो इतना बड़ा है, आज में शायद -3 -4 होता है। एवरीथिंग हैज ए प्राइस। अगर आप यस सर। ब्लेम फ्रेम में रहोगे तो बहुत बड़ा प्राइस दोगे। तो फिर मैंने अभी देखा, जब मैंने अभी क्यों आया, 2-3 चीजें। पहले तो कंपनी का मेल कर दिया, कंपनी इसको छोड़ दिया, हटा दिया, बोले कि नहीं अभी और कुछ नहीं करना है, आपका जो हो गया आप स्टार्ट करो बोल के चीजें। ये चीज था। और नहीं भी होता तो मैं अपने माइंड में कब क्या था, क्या इस केसेस में कंपनी का खाली गलती है? पहले समझो। हमारी भी। पहला बात है कि भाई मैं क्यों गारंटर फॉर्म में साइन कर रहा था? यस। क्यों? क्यों मेरे अंदर ग्रीडीनेस था। क्यों ग्रीडीनेस? कि फटाफट फटाफट क्लोजिंग आए, फटाफट फटाफट डास से डास तुम्हारे, हाँ कि नहीं? तो यस सर। आपका जो एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस क्या होता है ना, कभी कभी आपको गलत तरीके से काम करने के लिए अलाउ कर देता है। गलत नहीं, मतलब आप थोड़ा सा छोड़ देते हो, आपका जो लॉजिकल ब्रेन को छोड़ देते हो। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि फंडिंग करना होता है, मतलब टीम में थोड़ा देख के फंडिंग करना है, किसको देना है, कितना देना है। फंडिंग सबसे बेकार खराब इन्वेस्टमेंट चीज। होता है बिजनेस में। उससे अच्छा है कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए इवेंट करो, इवेंट करो, इवेंट करो, यस लोगों को अपना गाड़ी में लेके जाओ, खर्चा करो। लेकिन आईडी के लिए फंडिंग करना नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि मैंने कर चुका है। सर, तो मैंने भी 30 देखा है। वो जिसको दे दिया ना, वो आईडी भी गई और बंदा भी गया। हाँ, तो ये कभी भी जो बोल दे एक बार उसको मान लो। जो कभी भी कोई पर्सन को ना, भले ही वो सेल्स आ रहा है नहीं आ रहा है वो ठीक है, लेकिन वो फंडिंग करके उस सेल्स को नहीं लाना है। लेकिन आपका अपलाइन हमेशा बोलेंगे, सिखाएंगे कि फंडिंग कर दो, आता है तो एक आएगा तो 5 और वो लेके आएगा तो तुम्हारा पैसा कवर हो जाएगा, ऐसे से देंगे। वो ऐसा होता भी है, कुछ कुछ केसेस में होता है कि आप किसी को फंडिंग किए और लेकिन वो पर्सन बहुत दे दिया। लेकिन आप अपना चीज को मान के चलिए कि वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और किसी को फंडिंग कर रहे हो तो भी उसका फॉर्मूला बोल रहा हूँ, किसी को बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास ना ले ले। हुंडी में लेते ना जो चेक साइन करके, वो केसेस में क्या होगा ना, वो कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका आपको नहीं देना है ना, वो पर्सन को देना है। लेकिन डायरेक्टली किसी को पैसा नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको ना ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये हो हमारे गया को तो कि ये जानकारी नहीं है। नहीं, इसको समझो इस चीज को। अब हो गया कि मैं आपको 5 मिनट दिया, 5 मिनट कोई भी गाना लगा दूंगा, हाँ। 5 मिनट के अंदर मैंने जैसे 2 स्टोरी शेयर किया, मुझे मेरा स्टोरी सुनाना नहीं था, मुझे उसको इंटरप्रेट करना था कि कैसे मैंने कौन सा फ्रेम में क्या किया। आपका एक अच्छा स्टोरी जहां आप सक्सेसफुल हुए थे, और आपका एक बुरा स्टोरी जहां आप लॉस किए थे या कुछ भी किए थे, उसको फटाफट पेपर एंड पेन में आप रेडी करो और वो फ्रेम इनपुट करो कि कैसे क्या है बोल के। 5 मिनट दिया और पूरा ब्रीफली लिखना क्या क्या हुआ था, कैसे आप उसे निकले बोल के। मैं खाली 3-4 केस स्टडी मतलब कि सुनूंगा, जो कि मतलब कि आपका हैंड रेज, वर्चुअल हैंड रेज करेंगे, तो मुझे 3 से 4 लोग का मैं सुन सकता हूँ बस।
बाकी उसमें सबको समझ में आ जाएगा। नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 मिनट्स 7:26 है, 7:30 तक में 2 स्टोरी। सर ये सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए या कोई मैम भी 4 कुछ नहीं, पिलर्स? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। आपका जो भी पिलर में होना चाहिए। आपका लाइफ खाली फाइनेंस से है क्या? आपका हेल्थ है ना? आपका रिलेशनशिप है ना? आपका करियर मनी है ना? इट कैन बी एनीथिंग वेयर यू आर सुपर सक्सेसफुल एंड हो गए थे एंड कहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाए थे, फंस गए थे। बेटा स्कूल है क्या बाबू? स्कूल है? Station. How do I write the perfect intro paragraph? You start with Feel me, I'm the breeze, baby. I'm the ocean, sky, and hills, baby. I'm the forest and the trees, baby. You're the voice and I'm the wheels, baby. तेरा भी आ दिल सब जानदा, तू जो मिल जापे कोई हानदा, लाल होया रंग आसमान दा, रूप जिवें निखरी रकान दा, जिथे जिथे जावे पैर रखदी, सोहणीए बर्फ वांगू ठारे गभरू, मंग ले जे दिल लेना चाहुंदी ऐ, हस हस सोहणी ते चाले गभरू, मंग ले जे दिल लेना चाहुंदी ऐ, हस हस सोहणी ते चाले गभरू। I'm gonna take your breath away, but don't stop running to me, 'cause I will hold you, baby. If you're my ocean, I'm your wave. ਰੀਚੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨੀ, ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਰਾਈਨੀ, ਉਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਾ ਖੁਰਜੇ, ਆਂਦੇ ਆਪ ਕਾਸੇ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈਨੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਏ, ਪੱਥਰੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ। I'm gonna take your breath away, but don't stop running to me, 'cause I will hold you, baby. If you're my ocean, I'm your wave. ਮੰਗ ਲੈ ਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ। ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ। ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਚੰਨਵੇ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਏ। तेरे बादल जुल्फां यार दियां, तेरे तारे अखां प्यार दियां, चन तेरा रंग महबूब दा ऐ गल्लां जन्नत पार दियां। तेरे बादल जुल्फां यार दियां, तेरे तारे अखां प्यार दियां, चन तेरा रंग महबूब दा ऐ गल्लां जन्नत पार दियां। समी वालों को समझ नहीं आनी, समी वालों को समझ नहीं आनी, मेरी हीर आसमानी मेरी
आसमानी लिखी हवा पे इश्क कहानी और लिखी हवा पे इश्क कहानी मेरी हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी तकदीरों से भी पहले ये बात लिखी होगी रब ने मेरी बात तेरे ही साथ लिखी होगी और तकदीरों से भी पहले ये बात लिखी होगी रब ने मेरी बात तेरे ही साथ लिखी होगी ये भी तय है कि जिस दिन बिछड़ेंगे और ये भी तय है कि जिस दिन बिछड़ेंगे जो पहले ना हुई ऐसी बरसात लिखी होगी रह जानी है यही निशानी और रह जानी है यही निशानी मेरी हीर आसमानी मेरी हीर आसमानी चलो दानी भैया, आप हैंड रेज कियो, बताओ पहले। यस सर। वर्ष 2018 की बात है और मेरे लाइफ का बहुत बड़ा फेलियर रहा। रीजन मैं अपना मानता हूँ कि उस समय मेरे गोडाउन में आग लगी और मेरा 50 लाख का माल जल के राख हो। और माल जलने के बाद मेरे अंदर ऐसी चीजें आ गई थी कि यार मैं अब जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। एंड बहुत सारी चीजें, मतलब हर जगह रीजन देने लग गया कि मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरा तो ये नुकसान हो गया। और सारा नुकसान होने के बाद बस एक ही चीज हमेशा रहती थी कि बस अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती थी कि यार इतना बड़ा होने के बाद इसको वापस कैसे कवर करें। मतलब हिम्मत भी नहीं बनती थी। हर समय एक्सक्यूज देने लगे सभी को, चाहे वो हमसे सप्लायर पैसा मांगते थे, वो चाहे परिवार की आवश्यकता थी, वो समझ गया मैं, किसी भी तरह का रहा तो हमेशा एक्सक्यूज देते थे। समझ गया। एक्सक्यूजेस एंड ब्लेम फ्रेम में आप रहना उसे जो वो हो सकता है, कोई भी बड़ा बात नहीं। नॉर्मल आदमी ये सबसे इजीएस्ट मानता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं। कोई भी इंसान, कितने लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान कोई भी लेवल से कहीं भी ऊपर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है ना, मतलब कि पीपल have, अभी देखिए कि एक जन कैफे कॉफी डे के बारे में स्टोरी पता है ना? कैफे कॉफी डे का स्टोरी, कैफे कॉफी डे का दो पर्सन, दो ओनर जो मतलब कि सुसाइड कर लिया था, वो -4000 करोड़ में थे। 4000 करोड़ पे माइनस में आ गए थे सोचे कि। और आज के डेट में सेम, मतलब कि वो सुसाइड कर लेके उनकी वाइफ मैनेज की बिजनेस को, और वो लोग अभी ऑलमोस्ट न्यूट्रल में लेके आ गए कैफे कॉफी डे को। तो कोई भी बिजनेस का अप एंड डाउन आना, इट्स अबाउट द सेट ऑफ माइंड। मैं अपना आंखों से देखा हूँ बहुत बार कि मतलब कि कोरोना में मेरा भी करोड़ों में गया, ये सब चीज गया। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग अगर ब्लेम फ्रेम में रहेंगे तो हमारा वो डिले होगा जब तक, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल लॉ है। जब तक आप ब्लेम फ्रेम में होना, तब तक आपको वो कुछ रास्ता नहीं दिखाएगा चीजें। तो आपका एक था तो ये नेगेटिव केस है, तब तो पॉजिटिव केस क्या था? आप कुछ कौन सा चीज यूज किए कि उसको ओवरकम करने के लिए? 2 केस बोला था। पॉजिटिव केस एग्जैक्टली इसी केस को मैं आगे पॉजिटिव लेके जाता हूँ। इसी केस को जब मैं लगभग 2 साल का समय आ गया, कोरोना फिर से आ गया, तो समस्याएं तो चल ही रही थी। और मतलब साथ साथ में 3-4 चीजें हुई। गोदाम में आग लगी एंड जीएसटी का सर्कुलेशन चेंज हुआ एंड नोटबंदी हुई और कोरोना आ गया। लगातार 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 तब तक मेरा डेप्थ लगभग 2 करोड़ तक चला गया। ये जो कंटिन्यू में गया, देन मतलब मैं
उस मोड में आ गया था कि मैं किसी को कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, पर इंटरनल मुझे लग रहा था कि अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी का मदद लेके सुसाइड कर लेना चाहिए, अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए, ताकि पीछे परिवार को इस तरह की चीजें का मतलब तकलीफें नहीं आए। पर एक मैंने बीएसआर सर का हैप्पीनेस रिट्रीट का एक कुछ चला उस समय, मतलब इत्तेफाक से मुझे लिंक आया, मैं स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया पे, तो स्क्रॉल करते हुए बीएसआर सर का हैप्पीनेस का आया कि भाई जिंदगी में जिसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा। इस तरह का एक बहुत बड़ा उनका स्टेटमेंट था उस समय। तो मैंने उसको सुना कि यार, मैं उस समय उसका 15,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। 15,000 रुपये जब उनका वो था कि 15,000 रुपये लगे, तो मेरी हिम्मत 15,000 रुपये देने की भी नहीं थी उसमें। पर मन में ये था कि भाई ठीक है, जब इतना हो गया तो 15,000 रुपये का एक और रिस्क लो। मैं वहां गया, तो वहां जाके मैंने एक मिनट शुरू के देख, एक मिनट देखो। हाँ, ये क्या था? एक्शन। एक्शन लिए ना, मतलब कि एक्सेप्ट किए कि हाँ इतना तो हो गया, और 15,000 दे के वो एक्शन लिए। डायनेमिक Responsibility frame- एक्सेप्टेंस विद एक्शन। हाँ, आ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम आ गया। मेरा मेन रीजन है कि मैं पढ़ा के भट से निकल जाऊंगा टेक्निकली, लेकिन मैं एक ही और ये जो 4 केस ही लेंगे अभी। हाँ, क्योंकि हम लोग को टाइम और 1-2 मिनट के अंदर खत्म करना है। ज्ञान जी का, राजकुमार जी का, दीपक जी का, अशोक जी का और अनिल जी का, इतना बस। बाकी हम लोग जो 1-to-1 करेंगे तो तब बात कर सकते हैं। अभी देखिए, जो ये जो 15,000 दिए, कोई आदमी ऑलरेडी करोड़ में फंसा हुआ है, इसके अंदर उस पर्सन के अंदर में एक होप आया कि चलो देखते हैं करके, तो ये जो एक्शन था, दैट्स द थिंग व्हिच चेंज, यस। है कि नहीं? और तो इसके लिए वन थिंग, ऑलवेज ग्रेटफुल। हमेशा जैसे कि सोचो कि अगर वो मैसेज, अगर कम से कम आप, कोई पर्सन क्या दिया नहीं दिया दूसरा बात है, लेकिन आप वो पर्सन का उतना बात कि मैं गारंटी ठीक कर दूंगा, आपको ठीक कर दिया, आपको एक होप में ले आया। तो ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन जो लाइफ में आपको कुछ चेंजेस लाए। तो इसके बाद मैं समझ गया कि आप जीने के लिए ट्राई किए होंगे। आज आपका हाथ में आ गया कांगन, अभी स्पीड पकड़ रहे हो। 6 महीने में कहानी खत्म हो सकता है पूरा। मैं बोल चुका हूँ, यस सर। कांगन में लोग बोलते हैं कि 6 के बाद पैसा बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप 3-4 लाख डे 1 से कमा सकते हो। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि घटना का दौर जो चला था, मतलब इसी से जस्ट पहले 2019 में मुझे हार्ट अटैक भी हो गया, उसी साल में। और आपको बॉडी की हेल्थ देखो, को लेकर बहुत हार्ट सारे अटैक क्यों हो गया अभी बहुत देखो, अभी फ्रेम क्या है देखो। अच्छा, आपका क्यों हो गया हार्ट अटैक? क्योंकि आपका बॉडी के जो फ्यूचर को लेकर आपको अंधकार दिखना स्टार्ट होता है, तो आपका सारे शट डाउन होना स्टार्ट होता है, आपका सारी बीमारी वो स्टार्ट कर देता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है उसको ध्यान से सुनो, हाँ। क्योंकि यस। मैं कैसे चीजों को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो आपका प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना, दूसरों को प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना अगर समझ गए, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। पर्टिकुलर दोज वांट टू बिकम कोच, या जो लोग कोच कंसिडर कर रहे कि दे शुड हेल्प यू, तब ये सब इंटरप्रिटेशन ही सब कुछ होता है। चलो तालियां दानी भाई के लिए, क्योंकि वो आप अपना चीज को ओवरकम करके एकदम सक्सेसफुल नहीं कर रहे। ज्ञान भाई आप बताओ फटाफट, एक You मिनट के अंदर बोलना rock. है, 1-2 मिनट के अंदर। थैंक यू। गौरी सर, हाँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ उस बैकग्राउंड में या तो आप इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं, फर्स्ट ऑप्शन तो आपको सक्सेसफुल होना जाएगा। सेकंड ऑप्शन, अगर उस लाइन में नहीं जा पाए तो आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो आपको माना जाएगा कि आप कुछ किए हैं। तो मैं जब तैयारी स्टार्ट किया तो मेरा सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ, भुवनेश्वर में 7 दिन रहा था। उसी समय उड़ीसा से लगाव भी हुआ मेरा, चला सिटी हमको। तो 7 दिन रहने के बाद पहले तो था कि मेरा फील्ड से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं था। 600 मीटर दौड़ना है मेरे को 3 मिनट में, लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, शॉर्ट पुट है, सब करना है। मेरा फील्ड से कोई नाता नहीं था, बस किताब कॉपी, कोई फील्ड नहीं। मेरा छोटा भाई हमको बोला कि नहीं भैया प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। वो स्पोर्ट्समैन। तो 3 मिनट 18 सेकंड मेरा मैक्सिमम सबसे अच्छा टाइमिंग था, जबकि हमको 3 मिनट में करना था 600 मीटर। लेकिन हाथ पे उसका हम बेसिक लिखे दौड़ते समय कि इतना बेसिक का पैसा हमको मिलेगा, और दौड़ते समय उसको जब देखते थे तो हम 12 सेकंड पहले उसको कंप्लीट किए फर्स्ट चीज। लेकिन वहां पे केवल इंग्लिश न बोल पाने के कारण 14 क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एक क्वेश्चन स्किप किए, एक क्वेश्चन का गलत जवाब दिए, 12 क्वेश्चन का सही जवाब दिए। 1.5 घंटा इंटरव्यू चला। बाहर निकलने के बाद हर लड़का ये बोल रहा था कि भाई लोग 10-15 मिनट बाहर निकल जा रहा था, तुमको 1.5 घंटा रखा है, तुम्हारा सिलेक्शन तय है। लेकिन क्योंकि हम हिंदी में दिए और इंग्लिश नहीं बोल पाए, तो मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ।
वो पूरा हम डाउन में चले गए। फिर वहां से लौट के आए, फिर एसएससी के एग्जाम में हम प्री दिए और मेंस हमको फिर देना था। हम मेंस का आधा तैयारी कर चुके हैं, प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया कि अब क्या करना है भाई, ये तो पूरा डैमेज हो गया। हम जिसका तैयारी कर चुके हैं मेंस का आधा और प्री में ही नहीं हुआ करके, तो कुछ दिन तक डाउन में रहे। फिर एक दो मित्र हमको समझाया कि छोड़ने से नहीं चलेगा काम, कैसे करोगे करके। और उसी समय बीएसआर भी डिजॉल्व हो गया। यशवंत सिन्हा थे वो बैंकिंग में, तो वो पूरा बीएसआर डिजॉल्व कर दिया, तो अब बैंक का सेक्टर का भी नौकरी होना नहीं है करके। तब हमको फिर लगा कि नहीं, अब बचा रेलवे। लेकिन रेलवे का पैटर्न पूरा अलग था, हम अलग पैटर्न में तैयारी कर रहे थे, रेलवे का पैटर्न पूरा अलग था। तो सब कुछ छोड़ के 2-3 महीना लगातार केवल रेलवे के पैटर्न पर तैयारी किए और 7 एग्जाम दिए, 6 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। वेरी गुड। इसमें देखो 2-3 चीज था। इसमें था कि आपका इसमें आप ब्लेम फ्रेम में रहते तो शायद अरे यार ये सब चीज होता नहीं, इस टाइप का चीजें होता। तो आप अटेम्प्ट किया था और रेस्पॉन्सिबल फ्रेम था। कभी कभी हम लोग को सिचुएशन ना ऐसे होता है जो हमारा बेस्ट के लिए होता है। कभी कभी आपको नोटिस करोगे तो जब मैं यहाँ आया था, रायपुर आया था, तो टू स्टार्ट माई कराटे क्लासेस, बट बुरी तरह फेल हो गया मेरा क्लासेस, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पाया, जबकि ओडिशा में मैं टॉप में था पूरा। दैट इज द रीजन मेरे माइंड में आया कि व्हाई नॉट टू एंटर इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री। और फिटनेस इंडस्ट्री में 100 गुना ज्यादा पैसा था। अगर आप यहाँ से, मतलब बहुत ज्यादा पैसा था उसमें। तो मेरे लिए अच्छा हुआ ना, कभी कभी अपनी लाइफ में कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा ही के लिए। तो आप जो किए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम था कि हाँ, आपने 2 में ट्राई किए। इसमें सर हाँ बीच में एक चीज और हुआ था। 7 जो रेलवे में सिलेक्शन हुआ उसमें पहला था मेरा चेन्नई का स्टेशन मास्टर का। सारा कुछ हो चुका है, जाके बस वहां ज्वाइन करना है। गए तो मेडिकल में फेल कर गए। क्या भाई, आई साइट आपका ठीक नहीं है। तो वहां पर तो लगा कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रेन से कूद गए। ठीक है, अभी फाइनली लेकिन अच्छा हुआ ना चेन्नई। बाय बेटा, आप आज हाँ यहाँ पे फिर, हो बोल के। हाँ तो आज चेन्नई में जो लड़का मेरे साथ था, आज यहीं पर स्टेशन मास्टर भी है। तो वो नौकरी नहीं हुआ, तो फिर हम आ करके अपना आँख का इलाज करवाए। उसके बाद फिर जब ये नौकरी ज्वाइन की, तो इसमें नौकरी में पैसा भी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है उससे। परफेक्ट। तब बाद में हमको लगा कि अगर उस समय कुछ कर लिए होते तो आज ये नौकरी नहीं कर रहे। एक्शन, मतलब ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम था। राजकुमार सर आपका क्या था बताइए, जो जल्दी जल्दी करेंगे हाँ, क्योंकि हम लोग को क्लासेस को भी लेना है। हाँ। आपको म्यूटेड है सर, मैं बोलूं? सर सुप्रभात सबको। हाँ। देखिए, ऐसे इंसिडेंट बताऊं तो वैसे मेरा क्या शुरू से रहा है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि अगर हम किसी नदी में जा रहे हैं और एक बैग तूफान सा आ गया और आप खूब अपना हाथ पैर मारिए, तो 2 ही चीज हो सकती है। या तो आप नदी किनारे आ जाएंगे, अगर आप में ताकत है हिम्मत है तो हाथ पैर मार के, नहीं तो आप फ्लो के साथ बहते चले जाएंगे। यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम प्रयास तो बहुत करते हैं वहां से ओवरकम कम करने का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और हमें फिर फ्लो के साथ बह जाना पड़ता है। यहाँ एक सिचुएशन हम अपना बताएंगे, हम अपने बिल्कुल होम टाउन का है सिचुएशन। हमारे ऐसे कुछ रिलेटिव्स रहे, हम पेरेंट्स बिल्कुल हम लोग घर में थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारी खेती बाड़ी थी कुछ लोगों ने उसको ले लिया, जबकि उन लोग को ऐसा कहा गया था चलो ठीक है खेती बाड़ी करते रहो। उन लोग थोड़े से अपने वीक थे इकोनॉमिकली, तो कहा गया कि चलो ठीक है आप काम करते रहो। धीरे धीरे उनका ये परसेप्शन रहा कि भाई अब मैं काम कर रहा हूँ सब कुछ मेरा है, और चूंकि हम लोग आउट ऑफ सिटी थे तो उतना उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते थे, उसके लिए उतना हम ध्यान नहीं दे पाते थे उसके लिए। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मामला जब वहां से हुआ कि भाई अब हमें कुछ करना चाहिए, तो मामला उन्होंने छोड़ा नहीं, फिर मामला कोर्ट में आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब फादर उसको लेके परेशान थे कि बार बार जाना गांव में खेत में करना, फिर कोर्ट में जाना। मैं घर से बाहर रहता था तो काफी सिचुएशन 8-10 साल तो ऐसी चलती रही कि हमेशा परेशान हमेशा परेशान। फिर मैंने एक बात सोचा कि अगर हम हर 2-3 महीने में गांव जाते हैं, कोर्ट करते हैं, कचहरी करते हैं, वहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, मिलेगा क्या, शायद मिले ना मिले मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज तो श्योर है कि हम अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। क्योंकि अगर हम बार बार आगे न जाकर के पीछे जा रहे हैं तो अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। तो हमने उसमें एक ही डिसीजन लिया पिताजी के साथ में। हमने कहा जब ऐसा हो रहा है, बार बार झगड़ा हो रहा है, देन व्हाई नॉट टू क्विट इट। being that property ourselves, I sold it out. सोल्ड करने के बाद क्या हुआ, नाउ वी आर फ्री।
अभी हमारे पास कोई सर दर्द नहीं है, पेरेंट्स भी फ्री, मैं भी फ्री, एंड आई एम टोटली फ्री टू डू माय प्रोग्रेस इन माय वेज। परफेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखो इसमें क्या था, इसमें रेस्पॉन्सिबल फ्रेम था। यहाँ पे हम लोग को जब भी लाइफ में कभी डील करना होता ना कोई प्रॉब्लम को, तो एक फॉर्मूला बोलता हूँ, रिस्क टू बेनिफिट। आप लिख लो इसको, क्या है? रिस्क टू बेनिफिट फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूला में आपका लाइफ का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है जब भी लगेगा, तो रिस्क टू बेनिफिट। रिस्क टू बेनिफिट फॉर्मूला क्या होता है ना, जैसे सपोज कि रिस्क रिस्क नहीं, रिस्क क्या था? रिस्क टू बेनिफिट। अच्छा, रिस्क टू बेनिफिट। हाँ, रिस्क हाँ, रिस्क टू बेनिफिट फॉर्मूला में आप लोग को हमेशा यूज करना है। जैसे कि ये जो चीज बोले, सोचो कि हम लोग अभी ना घर में इस टाइप का केसेस था। मेरी मम्मी थोड़ी सी मतलब ऐसे थी कि मतलब छोड़ने वाली नहीं थी किसी को। तो मेरे जो बड़े पापा लोग थे, हमारा जो उन घर बनाए थे, तो हमारा जमीन के अंदर में 1-2 फीट अंदर कर दिए थे। उसके लिए मेरी मम्मी भी सेम वो चीज चला था। बट हम लोग जो बड़े हो ना, हम लोग कोई कंटिन्यू नहीं किया उस चीजों को, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कभी कभी क्या होता ना, अभी आप वो चीज बोल दिए, आप अपना 10,000 15,000 का कुछ एक प्रॉब्लम को निपटाने के लिए आप 10-15-20 लाख का लॉस कर लेते हो। रिस्क Yes, sir. कितना है? 10,000 का था, बेनिफिट में 15 लाख, 15,000, 15 लाख, 10-15 लाख कमा सकता हूँ। इसके लिए मैं अपना लाइफ में जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि मतलब कभी कहीं पे कुछ कुछ टूट गया, गाड़ी का ये चीज में लग गया, जहाँ 1,000-2,000 खर्चा होगा, वॉलेट से 2-5,000 रुपया कहीं पे गिर गया, कोई मतलब कि 500, 1,000, 5,000 लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो जगह में ना ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करो, रिस्क टू बेनिफिट। आप अगर उसमें घुसते हो, झगड़ा मारपीट के क्या करते हो, आपका मेंटली कितना डिस्टर्बेंस होगा, जो आपको महीने आप आज एक दिन में, आप अगर जैसे मैं 8 पॉइंट कवर करता हूँ, मैं अगर 2 घंटे का एक डेमो दिया और एक चेक लिया, तो मेरा 1 लाख बन रहा है। ठीक है, अगर मैं 2-3 घंटा एक पर्सन को तो मैं 1 लाख बना सकता हूँ। दैट्स द पावर इस बिजनेस में हो सकता है। मैं अगर महीने में 5 प्रॉपरली कॉल कर दिया तो 5 लाख खड़ा कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मेरा इतना पोटेंशियल है, तो फिर मैं छोटा मोटा चीजों में खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करता। वो उसको बोलते हैं रेस्ट टू बेनिफिट। जैसे कि कोई डॉक्टर के बोलता है कि आपका पाँव काटना पड़ेगा, ये कैंसर हो गया है। आप बोलोगे कैंसर नहीं काटने से क्या होगा? आपका जान चला जाएगा। तो आपका जान ज्यादा कीमती है आपका पाँव से, तो आप पाँव काट के फेंक दे रहे हो। तो इसके लिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन में होगा, तो आप रिस्क, जैसे कि सब मैरिज में बोलता हूँ, शादी है लेकिन कोई लड़की एकदम हमेशा किच 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 कर रही है, घर में बहुत सारा अशांति है, बहुत सारा नेगेटिव फैला के रखी है। और रिस्क क्या है? आपको लगता है कि अगर मैं उसको डिवोर्स करूं तो मुझे बहुत बड़ा एलिमनी देना पड़ेगा। ओके, लेकिन ए पर्सन डिवोर्स नहीं दे रहा एलिमनी के चक्कर में, और वो एलिमनी के चक्कर में वो जितना किच किच कर रही, उसको पूरा लाइफ को पूरा डैमेज कर दी, उसको बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं हो सकता। उससे अच्छा है कि वो एक बार में वो एलिमनी देखे, खत्म करके लाइफ में बड़ा काम करे। तो अभी ये रिस्क टू बेनिफिट कंसेप्ट समझ में आ गया यस सर। सबको? सरोज जी चलो आपका, फिर अशोक भाई का, फिर अनिल सर का, फिर गो फॉर द लाइक स्टडी। तो मैं अपने पीएचडी से शेयर करूंगा। तो जब मैं पीएचडी ज्वाइन किया, तो सर ने पूछा, जो हमारे सुपरवाइजर थे, कि आपने क्या एमएससी में प्रोजेक्ट हैंडल किया। तो मैंने बताया, तो उनको लगा जैसे मैं प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी में पीएचडी किया, तो प्रोटीन के लिए बहुत बल्क अमाउंट में क्रिस्टलाइज करने के लिए बहुत बल्क अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है, छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा से नहीं होता है। तो बोला ठीक है, तुम्हें आता है जीन क्लोन करना, प्रोटीन प्यूरिफाई करना, ये सब कर लो। तो कर लिया, और लगभग 1-1.5 साल में हमने लगभग 30 से ज्यादा प्रोटीन को ट्राई किया, और एक क्रिस्टल हो गया। मतलब क्रिस्टलाइजेशन का अभी भी साइंस ढंग से पता नहीं है, अभी भी एक तरीके से आर्ट एंड साइंस के बीच में चल रहा है वो। तो आ गया। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला, अभी मेरे से पहले एक लड़का था वहाँ पे, स्टूडेंट था, तो वो बोले कि स्ट्रक्चर इसे सॉल्व करने आता है, इसको दे दो, स्ट्रक्चर तुम्हारा सॉल्व कर देगा, और फिर तुम्हारी पीएचडी 3.5-4 साल में हो जाएगी। तो मैंने भी वो नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ब्लेम फ्रेम का वो एक्सेप्टेंस वाला स्टेज आ गया। मैं बोला ठीक है, मैं और एक्सपेरिमेंट करने लगा। हाँ, पैसिव एक्सेप्टेंस वाला आ गया। मैं बोला ठीक है। अब वो लड़का थोड़ा जो भी कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर नहीं दिया कि मतलब जो सॉल्व करने वाला, स्ट्रक्चर सॉल्व करने वाला, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई अलग ही वो आता है, पूरा दूसरा सिस्टम होता है। तो वो करता था डेली कुछ ना कुछ उसमें करके, प्रोग्राम में छोड़ देता था, हाँ हो रहा है हो रहा है, ऐसे निकल गया लगभग 1.5-2 साल और निकल गया। तो मैंने सर के पास गया कि सर क्या हो रहा है, बोला ही इज ट्राइंग, और ऐसे 4 साल निकल गए।
और मैं कुछ और सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा वो कौन सा क्रिटिकल एमिनो एसिड कहाँ पे बैठा है, उसको क्या करना है। तो ऐसे 4 साल निकल गया। फिर उसके बाद मेरी अब थेसिस सबमिशन का है, मेरे साथ वाले कर रहे थे, अब मेरा थेसिस नहीं सबमिट हो रहा है, स्ट्रक्चर ही नहीं सॉल्व हुआ। तब हम मेरी बॉस से बहस हो गई और फाइट हो गई। तो फिर उसके बाद जाके सिस्टम मिला। लगभग 1 महीने लगे स्ट्रक्चर पूरा सॉल्व, 3 महीने लगे और लगभग 4 महीने मैंने थेसिस तक लिख दिया था। तो ये हुआ, इतना लॉस हुआ, नहीं तो मेरे बहुत एक्सपेरिमेंट हो जाता, बहुत सारे हो जाते, 2-3 साल में ही हो जाता। जब तो तक ये आप मतलब कि एक्सक्यूजेस फे में थे, कहीं ना कहीं जब वो हमारा काम दूसरों को देते हैं ना, वो हम लोग एक्सक्यूजेस फे में रहते हैं, हाँ यार वो कर देगा, वो एक कंफर्ट जोन में रहने का ट्राई करते हैं। हाँ, जब हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आए तो आपका रिजल्ट आएगा 4 महीने में। सिंपल है। आप देखो ये फ्रेम को कैसे यूज होते हैं। मैं क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ उसमें, क्योंकि एक नहीं, क्योंकि कभी कभी तो आपका ऐसा सब कुछ होगा जो आप यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे होगे, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी आप देखोगे तो ये फ्रेम काम आता है। मैं बोल रहा हूँ 1 to 1 हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको अभी 1 to 1 मतलब कि बाकी है करना है, आप लोग कनेक्ट करो, उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 1 to 1 को लाइटली मत लो, क्योंकि 1 to 1 आपका एक्सक्लूसिव आपका लाइफ का एक सेंटर पॉइंट निकाल सकता हूँ मैं, कि कहाँ से आपको किस दिशा में आपको लेना है। एंड ये कोई पर्टिकुलर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको लेके भी काम कर सकते हैं। तो 1 to 1 का भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं अभी तक 10-15 दिन ऐसा कराया था कि आपको क्लैरिटी आ जाए कुछ कुछ, कि आपको किस टाइप का निकालना है, प्रॉब्लम को ये करना है। अभी आप 1 to 1 के लिए आप एक बार निशा मैम को टाइम ले लो, तो यू कैन गो थ्रू दैट थिंग। अच्छा सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत सारे बिजनेसेस मैंने चेंज किए, और ऐसा होता रहा कि इसमें काम किया, सक्सेस नहीं मिला, चेंज कर लिया, काम किया, सक्सेस नहीं मिला। लेकिन 2008 की एक बात है, 2005 में, एक्चुअली 2005 में मेरे को एक बहुत अच्छी कंपनी मिली थी, मलेशियन कंपनी थी, तो मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा था। 2008 में आते आते मेरे मतलब काफी अच्छे फ्रेंड थे, बोल सकते हैं, फ्रेंड भी बोलिए, सीनियर भी बोलिए। उन्होंने मेरे को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया, नहीं तेरे को ये काम करना है। कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान था, है ना, वो ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। तो मैंने उनकी बात को मान लिया और मैंने काफी पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया। वो फॉरेक्स में ट्रेड करते थे, पुणे बेस्ड कंपनी थी। तो वहां पर मैंने कर दिया, मेरे साथ वालों का करा दिया, और 1-8 करोड़ रुपए मेरा था, 1-1.5 करोड़ रुपए और लोगों का था। तो ऐसे करके वो कंपनी कुछ टाइम बाद में बंद हो गया, और 6 मंथ तक हम लोग पुणे जाके और वहां पे उनके ऑफिसेज वगैरह घूमते रहे, करते रहे, परेशान हो गए बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ आने के बाद में एक चीज समझ आया कि यार उसको छोड़ो, है ना, अब कुछ करते हैं। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो पास में ही एक पर्सन था जो मेरे पास हरदम आता था, बोला यार हमारे साथ करो। उसने एक वर्ड बोला था कि आप पूना वाले पे भरोसा कर रहे हो, हमारे पे भरोसा नहीं कर रहे हो, हमें भी तो कुछ आपका वो आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ उसने वर्ड बोला। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला मैं अपने हिसाब से सारा डिजाइन करूंगा, वैसे आपको करना पड़ेगा, कि ठीक है। तो वहां पर मैंने एक पार्टनरशिप के लिए मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिजाइन हुई, SVI करके, सिंपल विक्ट्री इनोवेशन, और हमने स्टार्ट किया। उसमें मैंने रियल एस्टेट का प्रोडक्ट रखा, प्लानिंग किया, प्रॉपर्टी लिया, 200 बीघा लैंड मैंने वहां पे परचेज किया। और उन्होंने बोला था मुझे कि हम पैसे भी हम व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने मना कर दिया, बोला सर अभी हो नहीं रहा। फिर मैं मार्केट से 35-40 लाख रुपए उधार लिया, और वो भी 1 लाख रुपए महीने के ब्याज पे, है ना। तो लेके ये अगेन वापस रिस्क लिया, और मैंने 6 मंथ में जो जितने भी लोग थे, उन जो मेरे साथ में थे, उन लोगों को सबको फ्री किया, और 6 मंथ में मैंने 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करके मैं फ्री हो गया। मैंने अच्छा पैसा बनाया, और ओनली 6 to 9 मंथ, और 1000 लोगों का टीम जनरेट कर दिया। 1000 लोगों का टीम का, हमारे ब्यावर में एक बड़ा होटल है राजमहल, वहां पे खाना वाना दिया, बड़ा किया उनको, कारें, रिवार्ड, बाइक, लैपटॉप्स, खूब सब रख किया, और वहां से मैं फ्री हो गया। तो जो किक मेरे को आया था ना सर, वो किक बहुत स्पेशली था, कि वो जो जितना पीछे मैं गया एकदम से आगे निकल गया।
तो वो चीज समझ में नहीं आया कि ऐसा जो माइंड में ऐसे क्या चीजें थी। और जो लॉसेस थे वो उसके बाद में मैंने प्रॉपर्टी में फिर सडनली ये भी हुआ कि मैंने उस काम को, जो मेरे साथ में पार्टनरशिप में लोग थे उन्होंने चीटिंग करी कुछ इधर उधर करके, तो फिर वो काम भी मैंने उसको इंडिविजुअल, फिर मैंने अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, जबकि वहां पर बहुत बड़ा काम हो सकता था। और वहां पे जब पैसे आए तो वो लोग बदल गए, लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, उन्होंने बंगले बना लिए, कुछ किए, ये किए। तो मेरे को वहां पे लगा कि ये सब चीज कर रहे हैं और अकाउंट्स उन्होंने प्रॉपर नहीं किया था, तो मैं अकाउंट्स में मैंने बहुत लॉस खाया है। और अभी भी मेरे साथ ये होता है कि कई बार हम काम करते हैं, अकाउंट्स में कुछ ना कुछ लोचा होता है। पर देखिए तो ये 2-3 चीजें, हाँ मैं इस तरह से मैं वहां से बाहर निकल पाया था। नहीं समझ गया, बहुत अच्छा चीज बोले। देखो पहला चीज है कि आप आपका पुणे वाला लॉस को आप एक्सेप्ट किए। हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम में इतना फंस जाते हैं कि हम लोग दूसरा काम ही स्टार्ट नहीं कर पाते। हाँ ये नहीं, ये हेल्थ में हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये करियर में हो सकता है, ये मनी में हो सकता है। रिश्ते में भी कोई आपको मतलब चीट कर दिया, डिच कर दिया, आप इतना पागल हो गए कि आप नेक्स्ट रिश्ता के लिए ओपन ही नहीं हो सकते हो। होता है किसी का से। तो पहला चीज है कि आप वो लॉस को एक्सेप्ट कर लिए कि भैया हो गया है, हो गया है, और कुछ नहीं कर सकते। और जब आदमी लॉस को एक्सेप्ट किए तो आप इस प्रोजेक्ट को लेके किए और आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर गए। हम लोग इस मामले में ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब जो लोग कभी हम लोग का एंगल बिजनेस में कर रहे, वी आर सो मच ब्लेस्ड, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस में देखा हूँ, किया हूँ, और प्रॉफिट किया हूँ, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में बिजनेस में किया हूँ। कुछ चीजों को लेके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, आपको रिस्क बोल के कोई चीज नहीं है। हाँ कि नहीं? क्या रिस्क है? आप एक बार एक इन्वेस्टमेंट किए 3 लाख रुपया, जिंदगी भर आप उसमें और पैसा नहीं डालना है, पहला चीज। सेकेंड थिंग है, कोई भी बिजनेस में रिकरिंग कॉस्ट है। मेरा जिम में 5 लाख रुपए का हर महीने का एक्सपेंसेस है। आपको 1,88,000 का रेंट, 2-2.5 लाख का सैलरी, 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये चीज था। तो ये चीज था। इसके बाद अनसर्टेनिटी हमेशा है। आपका आज कोई हो ना हो बिजनेस, आपको 5 लाख देना है। आज आपका एसी खराब हो गया, इसका कुछ जल गया, 50,000, 1 लाख फट से देना पड़ेगा आपको। और सर्विस इंडस्ट्री, इतना लोगों का मगजमारी रोज करो, कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, ट्रेनर आया, नहीं आया, वो चीज नहीं आया। अगर मैं उससे कंपेयर करके, जैसे कि, और ये देखो मैंने इसमें भी मैंने क्या यूज किया, विक्टिम हुड में अगर होता, अगर किसमें, अगर ब्लेम फ्रेम में होता, बोलता है अरे यार मार्केट खराब है, मार्केट खराब है, कुछ नहीं हो रहा है, धंधा खाली 2 लाख बच रहा है, ऐसा बोलता। बट मैंने तो साइट किया, मैं साइट किया ना, तो मैंने एक्शन लिया, बोला कि मैं अपना अभी सोच लिया कि मुझे कैंगन एंड कोचिंग, ये दो को सॉलिड लेवल में लेके जाना है, अलग लेवल में। क्यों कैंगन एंड कोचिंग? अब देखो दोनों में पहला चीज है कि कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। यस, आप लोग अपने में रिलेट करना भी। हाँ, सेकंड थिंग, दोनों में कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं। क्या है मतलब कि आप जूम को 1,500-2,000 दोगे, और क्या है, लोकेशन कोई ये नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हो राजस्थान में, बॉम्बे से है, पुणे से है, दिल्ली से है, दुनिया में हर कॉर्नर में बैठ के यहाँ से कर सकता हूँ ना, लोकेशन नहीं है। आपको मुझे कोई हचपच नहीं है, कोई स्टाफ का चक्कर नहीं है, ना कैंगन में है ना इसमें है। अगर आप देखोगे तो ना कोई टैक्सेशन का, सब व्हाइट मनी, जाओ भाई टैक्सेस लो, जो भी है खत्म करो वो सारी चीजें। अगर आप, क्योंकि सब बैंक में आता है सारा पैसा, तो आपको तो कैश वाला काम ही नहीं, कुछ छुपाओगे तो चीजें। और लोकेशन का कुछ नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मैं पुणे में बैठूंगा तो भी 5 स्टार होटल से आराम से अपना सिस्टम होने, क्या कोचिंग कर सकता हूँ, कैंगन कर सकता हूँ। तो ये जो था मेरा, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम का रिजल्ट है। तो मुझे क्या क्या चीज जो स्ट्रेस दे रहा है उसको खत्म करना है, और कैसे मैं उसको और स्केलेबल बिजनेस में एंटर करना है। मैंने ये अपने ऊपर एनएलपी का टेक्निक यूज करके यहाँ तक पहुंचा। इट्स अ गुड थिंग। अभी मेरे पास देखो, हम लोग सिंपल बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि यू मेक मनी, यू मेक अदर पीपल्स मेक मनी ऑल्सो। हम लोग इसमें बिलीव करते हैं, आप भी पैसा बनाओ, दूसरों को पैसा बनाओ। हम लोग अभी 30 लोग है, 30 लोग का 20,000, 6 लाख रुपया, ठीक है। इट्स, आई थिंक इट्स गुड अमाउंट। 2 महीने में अगर मैं 6 लाख बना रहा हूँ तो अच्छा अमाउंट है कोचिंग से। और जबकि मैं 1-2 घंटे ही टाइम दे रहा हूँ, बाकी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ अपना। सेकंड बैच आई ऑलमोस्ट थिंक इट विल बी 50 लोग का बैच बनेगा। क्यों बनेगा, मैं इसका रीजन भी बोल दूंगा आपको।
तो आई कैन बी। तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री से अगर मैं एक 50 से 100 लोग को अगर 2 महीने में अगर मोबिलाइज करता हूँ, तो भी मैं महीने का 5 से 7 लाख का पर्सन खाली कोचिंग से, जहाँ 2 घंटे टाइम दे रहा हूँ बस। ठीक है। जी सर। तो हम लोग एक्चुअली कहाँ फंसते हैं ना, हमारे लाइफ में जो भी चीजें होता है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। जॉब कैसे छोड़ दे यार, घर कैसे चलेगा, ये करेगा, क्योंकि हमारा डर, हमारा फियर, हमारा वो सारी चीजें ना, हमारा एक्सक्यूजेस ना वो करने नहीं देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जॉब छोड़ दो, ये कर दो। अरे बाप रे, लाइट चला गया। मेरा आवाज आ रहा है?